नमस्कार। संगीत की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक लिमिट टाइम के अंदर हमें वो चीज़ें आ जाएंगी। यानी निरंतर करते रहने का नाम ही जो है रियाज़ है। और रियाज़ भारतीय संगीत का एक ऐसी प्रैक्टिस है, या हम कहें कि एक रहस्य है जिस पर कि सारी भारतीय संगीत की जो इमारत है वो कायम है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में जब हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि संगीत को एक विषय की तरह लो, तो विषय में जहाँ पर शास्त्र पक्ष है वहाँ पर प्रयोगात्मक पक्ष यानी क्रियात्मक पक्ष भी उतना ही अनिवार्य है। मैं इसको यूँ कहूँ कि क्रियात्मक पक्ष पर ही शास्त्र जो है वो आधारित है। हम जब कहते हैं किसी राग की बात करें या किसी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो उसको जब हम गा रहे होते हैं या अपने वादन के द्वारा हम उसको बताने का प्रयास करते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा सहजता से वो समझ में आती है। यदि हम उसके मात्र शास्त्र पक्ष की बात करें, जहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कि क्रियात्मक रूप या प्रयोगात्मक स्वरूप जो है वो नहीं होता, तो वो बात कहीं ना कहीं वो समझ में नहीं आती। तो जितने भी शास्त्रकार, जितने भी ग्रंथकार, गुणी जन जितने हुए हैं, जिन्होंने भी संगीत को जो है उसके रहस्यों को, संगीत के विषय में उसके शास्त्र को जो है लिख कर एक हमारे लिए एक धरोहर के रूप में उसको छोड़ा है, उन सभी लोगों ने इसको क्रियात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ही संगीत को जो है वो शास्त्रबद्ध किया है। मैं इसको इस प्रकार का उदाहरण दूं कि जब हम बात करते हैं नाट्यशास्त्र की बात करें, तो भरत मुनि ने जो संगीत के बारे में वर्णन किया है वो सही बात है कि सारना के द्वारा या वीणा पर जो है अपनी जो भी उन्होंने अपनी प्रयोगात्मक जो भी अपनी थियरी बताई, सबको जो है उन्होंने वीणा पर जो है वो स्थापित करते हुए बताया। इसी प्रकार से क्योंकि वीणा जो है एक ऐसा वाद्य है जो कि वैदिक समय से जो है हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय संगीत का एक प्रमुख अंग रहा है, तो उसको जो है जो कुछ भी वो थ्योरेटिकली कह रहे हैं उसको प्रैक्टिकली वीणा पर पहले बताया गया। यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगी कि भरत मुनि ने दो प्रकार की वीणाओं का वर्णन किया है। एक है दारू वीणा और एक है गात्र वीणा। दारू वीणा जो है, दारू यानी वृक्ष या लकड़ी से बनी हुई वीणा, जो हम जैसे तानपुरे की बात करते हैं, ये भी एक तरह की वीणा है। तो ये वीणा जो है इन सब में काष्ठ का प्रयोग होता था, यानी लकड़ी का प्रयोग होता था, उसको दारू वीणा कहा जाता था। और गात्र वीणा यानी मनुष्य का शरीर जो है वो एक वीणा के समान है, यानी जहाँ से गायन, जहाँ से स्वर जो है वो निकलते हैं। तो मानव शरीर को उन्होंने गात्र वीणा कहा है। और इसी का जो है इसी को के पद चिन्हों पर चलता है कौन? दारू वीणा। तो हम इस प्रकार की जब बात है कि जो भी शास्त्र में बताया गया उस सब को उन्होंने प्रैक्टिकली करके बताया। हमारे जितने भी गुणी संगीतज्ञ, संगीतकार, विद्वान, ऋषि मुनि रहे हैं, आगे भी चलकर जो है मतंग मुनि है, या हम संगीत रत्नाकर की बात करते हैं, पंडित शांगदेव की बात करें, और आगे चल के अहोबल, रामामात्य, सोमनाथ, जितने भी ये विद्वान गुणीजन हुए हैं, इन सभी ने स्वरों की स्थापना के लिए वीणा को चुना। इन सभी ने वीणा पर स्वरों की स्थापना करके बताया। इन्होंने जो उनकी सारणा चतुष्टय थी उन सब को लेकर, यानी मैं इसको इस सरल भाषा में कहूँ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी हम उनका शास्त्र पढ़ते हैं, वो सब कुछ उन्होंने प्रैक्टिकली करके ही उसको प्रस्तुत किया। अपने ग्रंथों में उन्होंने जो लिखा है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और ये कहें कि दोनों एक दूसरे का पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। यदि मैं किसी राग की बात करती हूँ और मात्र उसको आपको गाकर बताती हूँ, क्योंकि गायन मेरा क्षेत्र है, या कोई वादक उसको अपने वाद्य में बजाकर बताता है और आपको कुछ भी उसके विषय में नहीं बताता, तो कहीं ना कहीं वो एक अधूरा सा महसूस होता है। हम स्वर का आनंद लेते हैं, हम उस राग का आनंद लेते हैं, लेकिन यदि हमें साथ साथ उस राग के शास्त्र के बारे में पता चले, या हम संगीत के किसी विधा की बात कर रहे हैं, ध्रुपद की, धमार की, ख्याल शैली की, उपशास्त्रीय संगीत की सभी विधाओं की,
कुछ भी हो, लेकिन यदि हम उसका प्रैक्टिकली हम उसको जानें और फिर हम उसके शास्त्र को भी साथ साथ लें, तो ये सोने पे सुहागा होता है। यानी एक कंप्लीट जो है हमें उसकी नॉलेज मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पाठ्यक्रम को जो लिया है, जो उसी के अनुसार हम आपको बताते हैं। तो इस पाठ्यक्रम के अनुसार आज जो हम विषय ले रहे हैं वो हम एक राग को लेते हैं जो आपके पाठ्यक्रम के ही आधार पर है, राग मालकोस। हालांकि राग मालकोस पर मैंने पहले कई व्याख्यान दिए हैं, क्योंकि ये एक श्रृंखला के रूप में एक पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहा है। तो उसी आधार पर मैं आज आपके सामने राग मालकोस लेके उपस्थित हुई हूँ। राग मालकोस की जब बात आती है तो ये अधिकतर लोगों का एक पसंदीदा राग, जिसे कहते हैं कि बड़ा फेवरेट राग। लोग इसको गाना बजाना बहुत पसंद करते हैं। मुख्य रूप से मैं कलाकारों की बात तो कहती हूँ, लेकिन विद्यार्थी भी इसके आकर्षण से जो है पहले ही बार जब ये राग गाया जाता है या बजाया जाता है, इसकी शिक्षा आरंभ होती है, तो वही विद्यार्थी इसके आकर्षण से अछूता नहीं रहता। और अधिकतर देखा गया है कि इस राग को खूब गाते बजाते हैं। ऐसा इस राग में क्या है, इस राग का क्या स्वरूप है, कैसा ये राग है, आइए आज उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। राग मालकोस जो है, इसके स्वरूप की मैं सबसे पहले बात करती हूँ। राग मालकोस 5 स्वरों से मिलकर बना है। इसका मतलब इसकी जाति औडव है। 5 स्वर यानी कि कोई 2 स्वर हैं जो उसमें प्रयोग नहीं होते हैं। तो ये कौन से स्वर हैं? इस राग में ऋषभ और पंचम को पूरी तरीके से वर्जित किया जाता है, यानी ऋषभ पंचम का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी कौन से स्वर बचे? षडज, गांधार, मध्यम, धैवत और निषाद। इन 5 स्वरों से इस राग की निर्मिति होती है। वैसे भी जब हम राग को बनाने के नियम की बात करें तो ये एक नियम है राग के शास्त्र में कि कोई भी राग तब वो राग कहलाएगा जब उसमें कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग होते हैं। यानी कि 5, 6 और 7 इस प्रकार की क्रम संख्या या कहें कि स्वरों की संख्या को लेते हुए राग बनते हैं। और 7वें स्वर के बाद तो 8वां स्वर अभी तक बना ही नहीं है। तो यह कहने का मतलब है कि 7 ही स्वर यानी संपूर्ण जाति के 6 स्वर यानी कि षाडव जाति और 5 स्वर यानी कि औडव जाति, इन जातियों के अंतर्गत राग जो हैं उनका विभाजन किया जाता है। तो मालकोस जैसा सुमधुर राग जो है वो औडव जाति का है। और इस राग में मैंने इसकी जाति पहले आपको बताई है, अब मैं इसके स्वर के बारे में बताती हूँ। इस राग की विशिष्टता ये है कि इसमें गांधार, धैवत और निषाद ये हमेशा कोमल होंगे, चाहे वो आरोह है चाहे वो अवरोह है। यानी गांधार, धैवत और निषाद अपने सांसें थोड़ा नीचे की तरफ खिसकते हैं, जिसको कि हम कोमल कहते हैं। तो षडज और मध्यम दोनों शुद्ध हैं। बाकी के जो 3 स्वर है गांधार, धैवत और निषाद ये कोमल हैं। इस प्रकार से इस राग का स्वरूप बनता है। तो जहाँ पर गधनी कोमल है, इसको देखते हुए इसका ठाट कौन सा होगा? देखिए मैंने शुरू में ठाट नहीं बताया, इसका ठाट कौन सा होगा ये सोचने वाली बात है। इसका ठाट भैरवी ठाट है, यानी कि भैरवी ठाट के अंतर्गत इस राग को लिया गया है। अब विद्यार्थियों को एक प्रश्न आता है कि जब हम ठाट परंपरा पढ़ रहे होते हैं, हम दशविध ठाट वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो वहाँ पर गधनी कोमल का मतलब है आसावरी ठाट। तो ये प्रश्न उठता है कि इसको भैरवी ठाट पे क्यों रखा गया है? भाई आसावरी ठाट में तो गधनी कोमल वाले स्वर जो जिस राग में प्रयोग होते हैं उसको आसावरी ठाट के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये अलग ही इसको उठा के भैरवी के अंतर्गत क्यों डाल दिया गया है? देखिए जब इस तरह के रागों के विभाजन की जब बात आई है तो स्वरों के हिसाब से हम आंख बंद करके उसको किसी वर्ग में किसी ठाट में डालने से पहले राग के चलन को भी देखते हैं, है ना, राग के चलन को भी देखते हैं। और इसके साथ साथ जो आसावरी ठाट है उसका जो आश्रित राग है वो क्या है? राग आसावरी। और राग आसावरी के स्वरों को देखते हुए वहाँ पर तो ऋषभ बहुत प्रबल है, पंचम बहुत प्रबल है। तो
कहीं ना कहीं ये एक कारण रहा होगा कि इस राग में तो ऋषभ पंचम दोनों गायब है, यानी दोनों को का निषेध है, दोनों का प्रयोग नहीं होता। तो जब ऐसी परिस्थिति में राग के चलन को भी ध्यान में रखते हुए उसके थाट के अंतर्गत उसको डाला जाता है। तो विद्यार्थी कभी कभी ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इस राग में देखा जाए तो मध्यम बहुत प्रबल है, षड्ज मध्यम भाव है, मध्यम इसका वादी है, षड्ज इसका संवादी है। तो तानपुरे पर भी जब हम इसके तारों को मिलाएंगे तो तानपुरे पर भी मध्यम पहली तार पे मध्यम जो है वो स्थापित होगा, बाकी तारों पर जो है वो षड्ज मध्यम भाव इस राग में आता है। तो राग को हम उसके चलन को भी हमने विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। और ये राग काफ़ी पुराना राग है, यानी कि राग रागिनी पद्धति की जब बात कहते हैं उसमें भी एक प्रमुख राग के रूप में जो है ये राग माना गया है। तो भैरवी थाट के अंतर्गत ये राग आता है और जाति का राग है, वादी मध्यम है, संवादी षड्ज है। और इस राग का आगे क्या स्वरूप है, कैसे, आइए उससे पहले थोड़ी सी एक बंदिश को गाते हैं ताकि राग का स्वरूप थोड़ा सा हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए। जब हम किसी राग को सीखते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम विद्यार्थियों को जब हम बताते तो आरोह अवरोह पकड़, इसके मुख्य स्वर, विशेष स्वर संगतियाँ ये बताते हैं। लेकिन कभी कभी विद्यार्थी जब कुछ और राग भी सीख रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको याद नहीं रहता। तो आरोह अवरोह पकड़ने से पहले तो एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि हम उसकी बंदिश को थोड़ा सा गुनगुना लें, चाहे वो हम उसको गीत की तरह गुनगुना लें, तो उससे एक राग का एक स्वरूप जो है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और फिर हम जब आरोह अवरोह लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आज एक ये थोड़ा सा इसको बदलते हुए जो है पहले एक बंदिश शुरू करती हूँ और फिर मैं उसके आरोह अवरोह, उसके चलन, उसके पलटों के विषय में, उसके और विस्तार के विषय में आपको बताऊंगी। बहुत सुंदर बंदिश है। झपताल की बंदिश है।
धर गरल धर आमी धर धर आमी धर गरल धर नार धर शूल धर नार धर शूल धर शंकर विनायक धर गंगा धर चंद्र धर गंगाधर गंगाधर चंद्र गंगाधर चंद्रधर अमिया धर शूलधर नागधर शूलधर शंकर विनायक धर गंगाधर धर गंगा धर चंद्र धर गंगा धर चंद्र धर धर गंगाधर 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 गंगा धन्य सगम ग सगम धाम गम धनि धाम गम धनि सानि धाम गम ग स गम ग स ग गम ग स गंगाधर चंद्रधर चंद्र चंद्रधर गंगा धर चंद्र धर गंगा धर गंगा धर गंगा धर। तो इस राग में आप देख रहे होंगे कि ये राग जो है मंद्र सप्तक में भी उतना ही विस्तार है, मध्य में भी और तार में भी। अब एक आपको थोड़ा सा स्वरूप इसका मैंने इस बंदिश के सहायता से बताने का प्रयास किया। अब हम इसके आरोह अवरोह में जाते कि आरोह अवरोह इस राग का कैसे होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि इसमें 5 ही स्वर है, ग धनि कोमल है। सा सा ग म द नि सा सा नि द म ग म ग सा द नि सा ग म ग म ग सा। तो आरोह अवरोह और उसके बाद मैंने जो एक स्वर समुदाय आएगा, ये इसकी पहचान यानी इसकी पकड़। पुनः एक बार इसको देखते हैं, आरोह अवरोह और उसकी पकड़ यानी उसकी पहचान।
सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग म ग सा। आपने देखा कि मैंने अवरोह में सा नि ध म ग सा ऐसा न गाकर सा नि ध म ग म ग सा, इस प्रकार से मैंने इसका एक विशेष स्वर समुदाय के साथ इसका अवरोह लिया है। यानी कि ये इतना विशेष होगा कि राग की एक तरह से पहचान है। इसीलिए जब हम पकड़ इसकी गाते हैं तो ध नि सा ग म ग सा, तो ये स्वरगुच्छ यहाँ पर भी आया तो अपने आप में बताता है कि मैं इस राग की पहचान हूँ या मैं एक ऐसा स्वर समुदाय हूँ जो इस राग के लिए बहुत ही प्रमुख है। तो ऐसे स्वर समुदायों से राग की पहचान एकदम हो जाती है। ध नि सा म ग म ग सा, ये पकड़ कहलाती है। सा ग म ग सा ध नि सा, ये भी उसी का एक स्वरूप है और पकड़ है। ध नि सा ग म सा ग म ग सा। तो आपने देखा मैंने अलग अलग तरीके से गाया। कभी मैं सा म ग म ग सा ऐसे गा रही हूँ, कभी ध नि सा म ग म ग सा या ग म ग सा ध नि सा। तीनों प्रकार में आप देखिए कि है वही स्वरगुच्छ ग म ग सा ध नि सा म। कहने का मतलब है कि ये जो स्वर समुदाय मैंने आपको अभी गाकर बताया, ये इस राग की पहचान है। जब भी कभी हमें इस राग को पहचानना हो या इस राग को गाना हो या इस राग को हमें इसकी शुरुआत करनी हो तो हम इस स्वरगुच्छ को यानी इस पकड़ को हम यदि गाएं या हम किसी को गाते बजाते सुन रहे हैं तो उससे हम राग को आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो है पहचानने वाले स्वर समुदाय को, ऐसे प्रमुख स्वर समुदाय को या हम कह सकते हैं कि जिससे हम राग को आइडेंटिफाई कर सकें उसे हम पकड़ कहते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ तो राग की जब जिस मालकोस राग की बात आए तो ये स्वर समुदाय जो है ये इसकी पकड़ कहलाएगा। अब इस राग के आरोह अवरोह पकड़ हो गए। इस राग को जब हम गाते हैं इसका चलन कैसे, आइए थोड़ा सा उसका विस्तार देखते हैं। म
द सा न ग सा सा म ग म ग सा द न सा म ग ध सा ग न सा। देखिए राग एक फ्लो की तरह चल रहा है, जैसे धीरे धीरे हम तैरते हैं या पानी धीरे धीरे जब बहता है उसका जो प्रवाह होता है, ऐसे ही ये राग मंद्र सप्तक से मध्य की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर विस्तार से इस राग को गाया बजाया जाता है। इसी विस्तार को, इसी चलन को मैं इसके आगे के भाग में और अधिक विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार।